हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। चलिए आज हिंदू का एडिटोरियल लेते हैं। नवंबर 1, 2022। यस्टरडे वी स्टार्टेड दिस पर्टिकुलर थिंग। जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, एडिटोरियल पेज की कवरेज है, उसमें से जो सैलिएंट पॉइंट्स हैं वो हम ले लेते हैं। आर्टिकल्स एज सच पूरा का पूरा आर्टिकल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, उसके कुछ सैलिएंट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी कभी एनालिसिस इंपॉर्टेंट होता है। तो इन आर्टिकल्स में क्या वो इंपॉर्टेंट सैलिएंट पॉइंट्स हैं जो हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो देखते हैं। एक छोटा सा एडिटोरियल है, द गन एंड द पेन। ये इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित है। आप इंटरनल सिक्योरिटी पेपर 3 में जाएंगे, वहां इसको ले सकते हैं। यहाँ सिंपल सी बात प्रधानमंत्री ने बोली है। एक कॉन्क्लेव हुआ है स्टेट होम मिनिस्टर्स का, वहां पर यह बोला गया है कि जो आतंकवाद है वो चाहे पेन से हुआ हो या गन से हुआ हो, उनमें हम कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। जो वायलेंस खुद कर रहे हैं हथियार लेकर, या जो पेन के माध्यम से रेडिकलाइज कर रहे हैं, प्रोपेगेट कर रहे हैं इस विचारधारा को, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और दोनों को UAPA के तहत, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत देखा जाएगा, एक सा माना जाएगा। दोनों का रोल बराबर देखा जाता है। तो यहाँ पर जो एडिटर हैं उनका जो व्यू पॉइंट है वो ये है कि इनमें फ़र्क होना चाहिए, जिसने एक्चुअली किया है और जो अगर अपनी पर्टिकुलर ग्रुप के सपोर्ट में खड़ा हुआ है, इन दोनों में फ़र्क होना चाहिए। उस संदर्भ में है जब अभी कुछ लोगों को कोर्ट ने बेल देने से मना कर दिया है। तो इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में ज़्यादा कुछ नहीं है। एक व्यू पॉइंट है एडिटर का, अर्बन नेशनलिज्म को लेकर, या गन से हो या पेन से सरकार बिल्कुल डील करेगी सख्ती से। By invoking UAPA and thus eliminating the need to have a concrete evidence to show their involvement in a criminal such kind of thing। तो मतलब एक ही तरीके से इनको देखा जाएगा। तो एक छोटा सा एक एडिटोरियल है, नॉट वेरी इंफॉर्मेटिव, एक व्यू पॉइंट है बस। कहने का मतलब है यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एक्चुअल इंटेलिजेंस और एक सपोजिड यू कैन से सपोजिड इंटेलिजेंस है, उनमें फ़र्क किया जाए। क्योंकि जो लिखा गया है उसे भी माना जा सकता है कि ये आउटराइट सपोर्ट नहीं है, किसी ग्रुप विशेष के लिए एक विचार सपोर्ट देने की कोशिश की जा रही है, उनके जेन्युइन रीजंस के लिए। तो इसको लेके बात है। जो मेन कॉलम है वो है सीक्वेंस ऑफ EWS कोटा। सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज हो गया था। आपको पता है कि 2019 में संविधान संशोधन हुआ था, 103वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत संविधान में आर्टिकल 15 का क्लॉज 6, आर्टिकल 16 का क्लॉज 6 ये डाल दिए गए थे। दो इंपॉर्टेंट क्लॉजेस जोड़ दिए गए हैं जिनसे जो EWS कैटेगरी है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी है, उनको रिजर्वेशन मिल जाएगा। ये चैलेंज कर दिया गया। लगभग 20 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आए थे। उस पर सुप्रीम कोर्ट शुरू में तो डिवीजन बेंच ने सुना, बाद में इसको संवैधानिक खंडपीठ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने रख दिया गया। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुना है, कुछ कहा है। तो उस संबंध में ये आर्टिकल आया है। अब ये जो आर्टिकल आया है, इसकी अब जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ था वो 3 इश्यूज पे हुआ था। एक तो ये इशू है कि ये जो इंदिरा साहनी केस हुआ था 1992 में, जिसे मंडल कमीशन केस कह देते हैं, जिसमें जो ऑर्डर आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि रिजर्वेशन OBC कैटेगरी को दिया जाएगा, वो चैलेंज हुआ था। तो उसमें इंदिरा साहनी केस में इकोनॉमिक क्राइटेरियन को असंवैधानिक करार कर दिया गया था। तो एक तो उस पर देखा जाएगा कि इंदिरा साहनी केस के अगेंस्ट है। दूसरा, बेसिक स्ट्रक्चर क्या इकोनॉमिक बेसिस को रिजर्वेशन का आधार बना सकते हैं। एक ये भी इशू है कि क्या ये अनएडेड कॉलेजेस जो हैं या इंस्टीट्यूशंस है वहाँ हो सकता है। तीसरा ये है कि जो EWS कैटेगरी है, इसमें जो SC ST OBC कैटेगरी है उनको नहीं लिया गया है, उनको लिया जाए। ये चैलेंजेस सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए थे, उन पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है। इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो कुछ ही बातें इसमें मेन है। पहली बात आ जाती है, ये बात करता है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की। वर्टिकल का मतलब होता है कि ये 27% OBC कैटेगरी है, ये एक्सक्लूसिव है। जो OBC है वो उनको ही मिलेगा। 7.5% शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, 15% SCs हैं। इस तरीके से ये कहलाता है वर्टिकल रिजर्वेशन। जो वाटर टाइप कंपार्टमेंट्स टाइप हैं, इन्हीं कैटेगरी के लोगों को मिलेगा। ये कहलाता है वर्टिकल।
which until 2019 was defined as stigmatized or marginalized social groups SC, ST and OBC, and horizontal reservation applicable to cross-cutting categories such as women, people with disability। इसमें क्या होता है, horizontal का मतलब होता है कि मान लीजिए कि 27% OBC कैटेगरी को मिला हुआ है और मान लीजिए ये कह दिया गया कि 20% वीमेन को भी दिया जाएगा, तो वो जो 20% वीमेन को दिया जाएगा वो 20% ओबीसी में भी दिया जाएगा, 20% जो वॉट एवर अवेलेबल फॉर ओबीसीज उसका 20% महिलाओं को भी मिलेगा, मतलब अक्रॉस द ग्रुप्स। हॉरिजॉन्टल का मतलब है 20% टोटल, जो 50 अगर 20% सीट्स वीमेन के लिए हैं तो वो जितनी कैटेगरी है सब में बटेगा, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल। तो जो ये ग्रुप्स को क्रॉस कर जाता है, अक्रॉस द ग्रुप्स कहलाता है, ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। इसके बारे में अब 103वां संशोधन मैंने आपको बताया, जिसमें इसके बारे में बात की गई, ये चैलेंजेस पड़े हुए हैं। अब बात ये उठ रही है कि ये जो रिजर्वेशन ये जो वर्टिकल ग्रुप्स है इसमें नहीं दिया जा रहा है ईडब्ल्यू, द एक्सक्लूजन ऑफ एससी, एसटीज एंड ओबीसीज फ्रॉम द स्कोप ऑफ ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन वाज इमीडिएटली चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ ऑन द ग्राउंड्स इट वॉयलेटेड राइट टू इक्वालिटी। जो राइट टू इक्वालिटी है आर्टिकल 14 से 18 जो संविधान में राइट टू इक्वालिटी है उसको ये वॉयलेट करता है, इसलिए इनको ये दिया जाए। ये बात इसमें चैलेंज की गई थी जो मैंने आपको बता दिया। अब बात ये आ रही है, मान लीजिए कोर्ट ये फैसला कर देता है कि ये जो हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन भी होगी, मतलब ओवरलैपिंग ऑफ वीआर कैटेगरीज एंड एम्बिग्यूटीज, इनकी ओवरलैपिंग हो जाए। मान लीजिए ये ओवरलैपिंग हो जाए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी एससी, एसटी, ओबीसी को काउंट कर लिया जाए, तब क्या होगा। तो इसके बारे में बात की गई है। इसमें दो सॉल्यूशन देने की बात कही है ऑथर ने। एक ये कहा गया है, मान लीजिए फिर इसकी सीक्वेंसिंग मैटर कर जाएगी। अगर वीआर कैटेगरीज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक इंडिविजुअल एक ही ग्रुप को बिलोंग करेगा, मतलब ये एक्सक्लूसिव अगर नहीं है तब क्या होगा, तब सीक्वेंसिंग मैटर कर जाएगी। एक स्टडी ने ये बताया है कि अगर ये एक्सक्लूसिव नहीं है, अक्रॉस द ग्रुप जा सकते हैं, तब सीक्वेंसिंग मैटर कर जाएगी। तो उसमें अगर सीक्वेंसिंग में ईडब्ल्यूएस को फर्स्ट रख दिया जाए तब क्या होगा, और ईडब्ल्यूएस को लास्ट रखा जाए तब क्या होगा। तो इसमें ये कह रहे हैं, कंसिडर द सिनेरियो वेयर ईडब्ल्यूएस पोजीशंस बिफोर अदर वीआर कैटेगरीज, मतलब एससी, एसटी, ओबीसी से पहले ईडब्ल्यूएस को रख दिया जाए इमीडिएटली आफ्टर द ओपन कैटेगरी। सबसे पहले ओपन कैटेगरी की सीट्स भरी, ये स्टडी इन्होंने करके बताई है। In her paper with economist Rajesh Ramchandran Deshpande shows that under current income limit for either EWS reservation, more than 98% of the population qualifies. If EWS reservations are filled first, the outcome would be same as treating EWS positions as open positions. This would effectively end up making EWS reservation redundant. अब इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहले ओपन कैटेगरी भरी जाती है। इंदिरा साहनी केस में बोला ही गया था, मैंने आपको बताया कि अगर किसी एससी एसटी कम्युनिटी के लोग हैं, अगर वो मेरिट बेस्ड अपने आप ही जनरल कैटेगरी में आ जाते हैं तो उन्हें जनरल में ऊपर काउंट किया जाएगा और वो एक सीट अपनी कैटेगरी के लिए वहां खाली कर देंगे, मतलब वो नंबर वाइज काउंट नहीं होगा। मतलब अगर एससी एसटी ओबीसी का व्यक्ति अपनी मेरिट से, अपनी कैपेबिलिटी से ऊपर रैंक में आ जाता है तब उसको वहां काउंट कर लेते हैं, इधर काउंट नहीं होगा। इसका मतलब इट इज एन एडिशन टू 15% प्लस 1 सीट जो जनरल में मिल जाती है। तो ये कह रहे हैं कि अगर पहले ओपन कैटेगरी के बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को रख दिया जाए तो इसका मतलब ये है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वैसे ही हो जाएगी। मान लीजिए जो वर्टिकल कैटेगरीज हैं, एससी एसटी ओबीसी में बच्चे मेरिटोरियस हैं, पहले तो वो कुछ ओपन में आ गए, फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सेकंड नंबर पे फिल की जाती है तो उनमें से बहुत से बच्चे ईडब्ल्यूएस में आ जाएंगे। तो इनका कहने का मतलब है अगर ईडब्ल्यूएस को ओपन के बाद रख देंगे, बाद में एससी एसटी ओबीसी को लेंगे, तो EWS reservations are filled first, then the outcome would be same as treating EWS positions as open positions. इसका मतलब है जो EWS का पर्पज है वो फुलफिल नहीं होगा। बहुत से बच्चे SC ST OBC कैटेगरी के फिल कर जाएंगे EWS में, तो उसका रियल फायदा नहीं होगा। This would effectively end up making the EWS reservation redundant. ये बिल्कुल बेकार हो जाएगा, इसका कोई यूज नहीं होगा अगर हम इस तरीके से इसको ले लेते हैं। फिर ये कहते हैं, मान लीजिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को हम लास्ट रख देते हैं, मतलब सबसे पहले हम इफ ईडब्ल्यूएस पोजीशंस आर एलोकेटेड आफ्टर ऑल अदर वीआर पोजीशंस आर फिल्ड,
मान लीजिए सबसे पहले ओपन कर दिया, फिर SC ST OBC कर दिया, तब करते हैं, दिस इशू विल नॉट अराइज, तब ये इशू अराइज नहीं होगी। while all individuals with incomes lower than EWS limit are equally eligible for EWS position, which is still effectively all individuals. The system awards the EWS positions to eligible individuals who have the highest merit scores. अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले ओपन हो गया, फिर वर्टिकल कैटेगरी जितनी भी SC ST OBC है वो फिल हो गई। इसका मतलब है मोस्ट ऑफ द SC ST OBC जो मेरिटोरियस हैं वो ओपन में आ जाएंगे, बाकी कैटेगरी में आ जाएंगे, तो EWS में वो ना के बराबर आ पाएंगे क्योंकि वो ऊपर ऑलरेडी फिल किए जा चुके हैं। ऐसा हो जाएगा। अगर ऐसा होता है देन इसमें इसका मतलब ये है, बट सिंस सम ऑफ द हायर स्कोर इंडिविजुअल्स फ्रॉम SC ST OBC वुड बी admitted under their respective quotas, this sequencing will make EWS positions more accessible to members of forward caste. अगर हम EWS को लास्ट में रखते हैं तो इसका मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कास्ट के बच्चे जो इकोनॉमिक बेसिस पे दिए गए हैं वो आ जाएंगे और EWS का रियल फायदा हो जाएगा। तो ये पूरा आर्टिकल यही कह रहा है कि अगर जो जजमेंट आता है उसके बाद ये मान लेते हैं कि EWS कैटेगरी में वर्टिकल रिजर्वेशन भी हॉरिजॉन्टल भी एप्लीकेबल होगा, तब सीक्वेंसिंग बहुत मैटर कर जाएगी, तब सीक्वेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। EWS ऊपर रखेंगे तो ये इसका आउटकम होगा और नीचे लास्ट में रखेंगे तो ये आउटकम होगा। तो जो पर्पस है इकोनॉमिक बेसिस वो सॉल्व होना चाहिए। फिर ये बता रहे हैं कौन सा बेटर है, ये इन दोनों केस स्टडीज से बता रहे हैं कि ये बेटर है। तो इनका कहना है कि अगर संविधान संशोधन जो 103वां हुआ है उसमें कोई चेंज नहीं करना है तो फिर ये सेकंड EWS को लास्ट रखा जाए, उससे फायदा होने वाला है। दिस इज वन कॉलम ऑफ दिस एडिटोरियल जिसका जिस्ट ये हुआ करता है। इसमें दो चार बातें इंपॉर्टेंट हुई, एक तो वर्टिकल रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, इसमें इंदिरा साहनी केस 103rd अमेंडमेंट 2019 जिसमें आर्टिकल 15(6), 16(6) ऐड हुए थे जिनमें EWS कैटेगरी को रिजर्वेशन दिया जाता है। इंदिरा साहनी केस में एक बात और कही गई थी कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता, बट ये 50% के बियॉन्ड जाता है। तो ये 5-7 पॉइंट्स हैं जो इस आर्टिकल से आते हैं। तो दिस आर्टिकल की जो हाइलाइट्स है वो यही हैं। नई बात ये पता लग जाती है कि सीक्वेंसिंग मैटर कर जाएगी EWS की। EWS का असली फायदा उठाना है तो उसे लास्ट में रखा जाए, अगर ऊपर रखेंगे तो इट इज एज गुड एज ओपन कैटेगरी। दिस इज दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल। फिर हम बात कर लेते हैं, एक उसके नीचे जो कॉलम आया है वो है ए पाथवे टू सिटीजनशिप फॉर इंडियन ओरिजिन तमिल्स। इंडियन ओरिजिन तमिल्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, उसको लेके बात चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज नाउ पोस्टेड द 232 petitions challenging citizenship amendment CA Act to be heard on December 6, 2022। ये जो CAA ये जो कानून पास हुआ था 2019 में, इसको चैलेंज किया हुआ है, इसको दिसंबर 6 को देखेंगे। However, there is another issue linked to this subject, unresolved status of Indian origin Tamils who repatriated from Sri Lanka। बात यह आ जाती है कि जो बहुत सारे जो हमारा CAA कानून है जो चैलेंज में पड़ा हुआ है वो जो नॉन मुस्लिम से कुछ देशों से उनको ही भारत में नागरिकता का अधिकार प्रदान करता है, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उन देशों से नहीं हैं बट परसिक्यूटेड हैं, उनके बारे में कुछ बात नहीं है। तो बात इस आर्टिकल का मकसद ये है जो श्रीलंकन तमिल्स हैं उनको भी कंसिडर किया जाए। तो फॉर ओवर 4 decades नियरली 30,000 इंडियन ओरिजिन तमिल्स हैव बीन क्लासिफाइड एज स्टेटलेस पर्सन। स्टेटलेस पर्सन उनको माना गया है। अभी हम सब डिस्कस कर लेंगे। अब ये इशू शुरू कैसे होती है? ये शुरू ऐसे होती है कि जब अंग्रेजों का भारत पे अधिकार था, लंका उनके कंट्रोल में था, ऐसे में उन्होंने बहुत सारे भारतीयों को, श्रीलंकन इंडियन तमिल्स को इंडेंचर्ड लेबर के तौर पे जो प्लांटेशन इंडस्ट्री है वहाँ की, कोकोनट इंडस्ट्री है या टी इंडस्ट्री है, कॉफ़ी इंडस्ट्री है लंका की, वहाँ पर उनको ले गए थे। वो वहाँ पर अंग्रेजी पॉलिसी की वजह से गए थे। दे रिमेन्ड मोस्टली लीगली अनडॉक्यूमेंटेड एंड सोशली आइसोलेटेड फ्रॉम द नेटिव श्रीलंकन तमिल्स एंड सिंघालीज कम्युनिटी ड्यू टू पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। ऑब्वियसली अंग्रेज प्लांटेशन इंडस्ट्री में जो मजदूर काम करते थे उनको वो सेक्लूडेड रखते थे ताकि जो और नेटिव लोग हैं उनसे मिलकर कोई आंदोलन ना खड़ा हो जाए। नॉर्थ ईस्ट में जो इनर लाइन परमिट का फंडामेंटल है, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जहाँ पर प्लांटेशन इंडस्ट्री बहुत चलती थी, उसका लॉजिक भी यही है कि वो प्लांटेशन इंडेंचर्ड लेबर जो होती थी उसको वो सेक्लूड करके रखते थे, मिलने नहीं देते थे कि इसके आगे कोई एंट्री नहीं कर सकता है, जिसे हम इनर लाइन परमिट आज कह देते हैं। ये वहाँ पे था, तो उनका जो इंटरमिंगलिंग है वो नहीं हो पाई।
After 1947, Lanka witnessed rising Sinhalese nationalism, leaving no room for their political and civic participation. अब ये जो लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं, रह रहे हैं, उनका जो एसिमिलेशन है, इंक्लूजन है लंकन कम्युनिटी में, वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, एंड दे वर डिनाइड ऑल द राइट्स और स्टेटलेस हो जाते हैं। लेकिन इसको रिजॉल्व करने के लिए दोनों सरकारों के बीच में दो पैक्ट होते हैं। श्री मावो शास्त्री पैक्ट 1964 अक्टूबर में श्री मावो जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं और श्री लाल बहादुर शास्त्री के बीच में एक पैक्ट होता है, जिसमें काफ़ी जद्दोजहद के बाद ये बात तय होती है कि चलिए ठीक है, हम इस इशू को रिजॉल्व करते हैं और नागरिकता देते हैं। लगभग 8 लाख लोगों की बात होती है, जिसमें से 5 लाख जो हैं उनको भारत नागरिकता दे। इस तरीके के लोग जो यहाँ से गए थे और स्टेटलेस करार किए गए थे, और लगभग 3.5 लाख लोग लंका उनको नागरिकता दे देती है। आगे चल के फिर ये एक इंदिरा गांधी के समय में भी एक पैक्ट साइन होता है, यहाँ पर भी यही बात हुई थी, बट ये बहुत ज़्यादा लागू नहीं हो पाया। Thus the process of granting Indian origin Tamils to return to Lanka till 1982 began। उसके बाद 82-83 में वहाँ पर लिट्टे की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जब कोई श्रीलंकन सोल्जर्स को मार दिया जाता है, तब हालात बिगड़ने लगे और बहुत सारे श्रीलंकन्स वहाँ से आने लगे। However, the Sri Lankan civil war resulted in spike of Sri Lankan Tamils and Indian origin Tamils। अब प्रॉब्लम ये बात हो गई कि जो इंडियन ओरिजिन के तमिल्स हैं वो तो आ ही रहे हैं, लेकिन जो श्रीलंकन तमिल्स हैं वो भी भारत आने लगे हैं। जब ये ज़्यादा एक्सोडस होने लगा है, तब भारत सरकार ने एक तिथि बना दी है कि जो जुलाई 1983 के बाद से आएंगे उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी, उससे पहले लोगों को दी जाएगी। फर्दर यहाँ से प्रॉब्लम आ जाती है। This is because Indian origin Tamils who arrived after 1983 came through unauthorized channels। एक्सोडस फिर भी होता रहा, भारत ने एक लिमिट लगा दी, फिर भी होता रहा, उनको इलीगल इमिग्रेंट्स मान लिया गया एज पर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003। यहाँ से प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। बहुत सारे श्रीलंकन तमिल्स तमिलनाडु में रहते हैं, कुछ कैंप्स पे रहते हैं, कुछ आउटसाइड कैंप्स रहते हैं। जो कैंप्स पे रहते हैं उनको कुछ सहूलियतें प्राप्त हैं, बट स्टिल जब स्टेटलेस होते हैं तो प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। While constitutional courts have not had any occasion to deal with the question of statelessness, लेकिन ऐसे जजमेंट्स हैं जो इसके बारे में बात करते हैं। हाल फिलहाल में अभिरामी एस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 11 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, और सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट में ये जजमेंट दिया गया है। इस जजमेंट में कोर्ट ने बोला है कि इस पर्टिकुलर केस में कि जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आने वाले जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको नागरिकता दी जाने की बात है, ये लंकन रिफ्यूजीज के बारे में भी कंसिडर किया जाए। एज सच दीज जजमेंट्स हैव प्रोवाइडेड कैटेगोरिकल जुडिशियल गाइडेंस टू द यूनियन ऑफ इंडिया टू डील विद द इशू ऑफ श्रीलंकन तमिल्स। तो ये जजमेंट जो अभिरामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे कोर्ट ने कह दिया है कि जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले नॉन मुस्लिम से जैसे उनको दिए कंसिडर किए, क्योंकि उस CAA 2019 में सिर्फ इन 3 देशों के नॉन मुस्लिम्स को नागरिकता देने की बात है, जबकि बहुत से और भी देशों में प्रोसिक्यूशन है, उनको देने की बात नहीं है। तो ये इशू निकल के आ जाती है। तो इन्होंने बोला है कि श्रीलंका के जो तमिल्स हैं उनको भी इसमें लिया जाए, ये बात आती है। अब यहाँ आ जाती है बात की 2 टर्म इस्तेमाल होती है इस आर्टिकल में, डी ज्यूरे स्टेटलेस पर्सन्स एंड डी फैक्टो स्टेटलेस पर्सन्स। ये क्या होते हैं? द सिचुएशन ऑफ स्टेटलेसनेस ऑफ इंडियन ओरिजिन तमिल्स है डी ज्यूरे, क्रिएटेड फ्रॉम द फेलियर ऑफ इम्प्लीमेंटिंग 1964-1974 पैक्ट। अब डी ज्यूरे और डी फैक्टो क्या होता है? स्टेटलेसनेस के 2 तरीके एक्सपर्ट्स मानते हैं, कोई डेफिनेशन नहीं है। वो लोग जिनकी कोई नेशनलिटी ही नहीं है वो डी ज्यूरे कहलाते हैं। वो लोग जिनकी कोई नेशनलिटी है ही नहीं, नागरिकता है ही नहीं, वो डी ज्यूरे कहलाते हैं। लॉ की वजह से हो जाता है, परसिक्यूशन की वजह से हो जाता है। जिस देश में है वहाँ के कानून, उनके माता पिता थे लेकिन उसके बच्चे को वहाँ नागरिकता नहीं दी जा रही है, किसी वजह से वहाँ से आ जाना पड़ता है। जिस देश में आ जाते हैं वहाँ भी नहीं मिलती है, ऐसे डी ज्यूरे कहलाते हैं। तो ये इनकी नागरिकता कहीं नहीं है, ये कहलाते हैं डी ज्यूरे। और ये डी ज्यूरे स्टेटलेसनेस इज रिकॉग्नाइज्ड इन इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ, इसको तो रिकॉग्नाइज करते हैं। बट जो डी फैक्टो होता है, डी फैक्टो का मतलब ये है कि नागरिकता तो है आपके पास किसी देश की, लेकिन उस देश में आप नहीं रह पा रहे हैं, वहां से आपको भागना पड़ा है और हालात ऐसे हैं कि आप वहां वापस नहीं जा पा रहे हैं। तो मान लीजिए रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं, मान लीजिए उन्हें म्यांमार में नागरिकता दी गई है,
हालात ऐसे पैदा कर दिए जाएं कि उन्हें वहाँ से भागना पड़े, तो वो रिफ्यूजी बनकर बांग्लादेश आ जाएंगे, इंडिया आ जाएंगे, यहाँ पर उनको अपने देश वापस नहीं जा सकते हैं, तो ये डिफेक्टो हो जाएगा। नेशनलिटी तो है लेकिन वापस नहीं जा सकते, डिफेक्टो। तो इसके बारे में दो ये टर्म्स बात की गई हैं इस पर्टिकुलर उसमें, डी जूरे एंड डिफेक्टो। दिस इज दिस थिंग। तो ये इस पूरे आर्टिकल का मकसद यही है कि दो तीन बातें हैं। एक तो ये आपको याद रखना है कि श्रीलंकन तमिल्स की बात है, इसमें एक जजमेंट अभी आया है जिसमें ये बोला गया है कि सीए कानून के तहत इनको भी लिया जाए, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के नॉन मुस्लिम्स को ले रहे हैं। और ये जो पैक्ट हुए थे लंका और इंडिया के बीच में, उनमें, और ये डेट जुलाई 1983 के बाद से नहीं माना गया। आते फिर भी रहे, और आते रहे तो उनको इलीगल इमिग्रेंट्स माना जाता है। जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको यहाँ से रिपेट्रिएट उनके देश, जो भी उनका देश ऑफ ओरिजिन है, वहाँ कर दिया जाएगा। तो अब ये जजमेंट आया है जिसमें इस चीज़ को बात की गई है। तो ये दो इशू हैं जो मेन कॉलम्स में आज आई हैं इन द हिंदू में। तो चलिए आज के लिए ये एडिटोरियल है। आई ट्राइड टू गिव यू सब इंसाइट इनटू द एडिटोरियल। पर्पज इज टू गिव यू द हाइलाइट्स ऑफ द पर्टिकुलर आर्टिकल। पूरा का पूरा आर्टिकल पढ़ना ज़रूरी नहीं है, उसमें जो हाइलाइट्स हैं, जो फोकस है, जो समरी है, वो आपको बताना ज़रूरी है। ये एक एफर्ट है आपको अखबार में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने की। जल्दी ही इसको और एक्सपेंड करेंगे ताकि आपकी करंट अफेयर्स और बेहतर तरीके से पूरी हो जाए। अपने कमेंट ज़रूर बताइए कि आप ये जो चीज़ नई शुरू की है, कैसे इसको समझ पा रहे हैं, इज इट यूजफुल, और कैसे इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।